आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैंने कुछ अनोखे बर्तनों की शॉपिंग की है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। जब से बीमार हुई हूं ना तो शेड्यूल थोड़ा सा डगमगा गया है डेली रूटीन का। लेकिन कोई बात नहीं, अब तबीयत थोड़ी ठीक नजर आ रही है तो धीरे धीरे मैं अपने आप को सेटल करूंगी और एक अच्छा रूटीन सेट करने की कोशिश करूंगी। सूखे हुए कपड़े उतार रही थी स्टैंड पे से, तो इस तरीके से ना स्टैंड से कपड़े उतार ही रही थी कि बेडशीट उलझ गई और वो सारा स्टैंड मेरे सर पे गिर गया आके। एक बार के लिए तो भई पूरा सर हिल गया था, लेकिन ठीक है, उसको कंट्रोल किया और उसके बाद में मैं सारे कपड़े रख कर आई। कुछ कपड़े गिर भी गए थे, उन कपड़ों को भी फिर मैंने एक जगह रख दिया। फिर मैंने शुरू कर दिया पूरे घर को अरेंज करना। सारा घर बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ था। कल शाम को नारियल पानी पिया था, वो भी एज़ इट इज़ यहीं रखा था। इस तरीके से पूरा घर अभी मेसी था। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लैंकेट समेटा जो कि मैंने कल शाम को ओढ़ा था यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए मैं लेटी थी, मुझे ठंड लग रही थी। इन दिनों में तो मैं पंखा भी नहीं चला रही हूँ। और ये वायरल ना अभी अच्छा खासा सबको बीमार करके गया है और कैपेसिटी उठने की अभी तक भी प्रॉपर नहीं बनी है। फिर जयदेव को नहलाकर तैयार किया। अभी जयदेव की स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है, तो जयदेव का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, लेकिन वही है कि थोड़ा-सा समय नहीं निकाल पा रही थी। जयदेव की आज तबीयत मुझे थोड़ी नरम लग रही थी। एक्चुअली रोज़ कुछ ना कुछ कारण हो ही जा रहा है। पहले मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस थी, फिर जयदेव की आज तबीयत ठीक नहीं है। कल जाने का प्लान था लेकिन जयदेव गाँव चला गया। तो वही है, कोई ना कोई कारण हो जा रहा है। लेकिन जल्द ही जयदेव को एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी स्कूल के रिव्यू भी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये बास्केट साफ की। मैंने आज आलू के पराठे बनाने की सोची थी जयदेव की स्पेशल डिमांड पर। लेकिन वो ये कि जब आलू लेने लगी ना तो ये बास्केट पूरी मैसी थी। तो मैंने सारे प्याज जो कि खराब हो गए थे वो निकाले। प्याज के जो एक्स्ट्रा छिलके थे जो उतर रहे थे वो निकाल कर एक जगह करके इस तरीके से रफली साफ सफाई कर दी। ज़्यादा डीपली नहीं की लेकिन कर दी। और थोड़ा बहुत आगे से इसको पहुँच कर ये रैक मैंने वापस से इस तरीके से बास्केट यहाँ जमा दी। अब ये टोकरा सही हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप वो 3 स्टेप वाला टोकरा रखो, जिसमें प्याज़, लहसुन और आलू अलग-अलग रखे जाते हैं। वो भी है हमारे घर पे, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफ़र यही करती हूँ, ज़्यादा नहीं फैलता। इतना ही हम खरीदते हैं कि इस टोकरे में आ जाता है। फिर मैंने सारे आलूओं को अच्छे से धो लिया और आलू भी मैंने अच्छे खासे लिए हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और एकदम देसी अंदाज में बनाऊँगी। ज़्यादा तीन तामड़ा नहीं लगाऊँगी इसके अंदर, एकदम सिंपल तरीके से। और सही बता रही हूँ, मम्मियों वाले स्टाइल जो होते हैं ना देसी वाला, वो उस तरीके से कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो बनती बड़ी टेस्टी है। तो इसी तरीके से मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। सारे आलूओं को मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया है और अब इन आलूओं को मैं कुकर में डाल दूंगी। मेरे को इनमें से एक आलू थोड़ा सा खराब दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे काट के अलग कर देती हूँ। वैसे वो खराब था नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो खराब है शायद, तो मैंने कंफ्यूजन ना रखते हुए उसे काट के अलग कर दिया। फिर बारी आती है गेहूं में। ये गेहूं पिसवा कर लाए थे आटा। तो गेहूँ पिसवाने के बाद ऑब्वियसली वो आटा बन जाता है। तो गेहूँ पिसवाने के बाद ये जो आटे का कट्टा था ना, ये पड़ा था पेंडिंग कि इसको इस कंटेनर में ऐड कर देती हूँ, वरना फिर मैं अगर इसे ऐड ना करूँ ना तब तक तो फिर ये बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। इस कट्टे में से ही हम आटा लिए जाएँगे और खाना बनाए जाएँगे। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ये काम कर देती हूँ, वो भी झाड़ू लगाने से पहले। आटे का कंटेनर मैंने बालकनी में ले जाकर खाली किया, जिससे कि क्या है, आटा अगर थोड़ा बहुत उड़ता भी है तो पूरे हॉल में नहीं उड़ता। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और अमन जी घर पर किसी काम से आए थे तो उन्होंने वॉशिंग मशीन में पानी भर दिया। अब जब समय मिलेगा तब उसमें कपड़ों का राउंड भी लगा दूंगी। फिर मैंने पूरे घर में बढ़िया तरीके से झाड़ू लगाई। अब मैंने झाड़ू नहीं ले ली है और अब इसके वो जो बारीक पूस के है ना वो नहीं निकल रहे, तो बढ़िया तरीके से झाड़ू लग जाती है। फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। और पोछा ना इस वाइपर से भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर पोछे को टाइम से धो ले तो, मतलब 4 से 5 ब्लॉक टाइल्स के पोछा लगा लो, फिर वापस से पोछा धो, फिर पोछा वापस से लगाओ, फिर पोछा धो। थोड़े-थोड़े एरिया में अगर पोछा इस तरीके से धोकर लगाए ना तो फर्श बढ़िया साफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरे घर में बढ़िया पोछा लगाने के बाद मैं बालकनी धोने आ गई थी, क्योंकि पोछा झाड़ू लगाने के बाद में क्या है कि पूरे घर में बाकी रहता है ना अगर कुछ गंदा, तो ये बालकनी रहती है। और आज देखो कितनी कम गंदी हुई ना, वो भी 2 दिन पहले कितनी गंदी थी ये बालकनी। तो वही है वही, कभी आंधी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, कभी नहीं भी आती तो थोड़ा बहुत कम गंदी हो जाती है। बट गंदी होती ही है भई, पैर नहीं रख सकते आप ले जाके, मिट्टी के पैर छप जाते हैं मतलब। उसके बाद में मैं किचन में आ गई और मैंने आटा लगाया। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी, क्योंकि सासू माँ पहले ही गाँव चली गई और दादी सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी प्रॉपर। और
आप समझ सकते हो कि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी एकदम बच्चों की जैसे ही पूरी करनी होती है। फिर मैंने आलू उबाले, जयदेव मेरे साथ ही किचन की स्लैब पर बैठ गया था और उसको ना बड़ा चाव रहता है कि मम्मी मैं आपके बड़े-बड़े कामों में पूरी मदद करवाता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है जब वो मेरी इस तरीके से मदद करवाता है तो। मैंने ये उबले हुए सारे आलू इस बास्केट में निकाल लिए। इसमें एक तरफ क्या जाली है, तो जो भी पानी होगा वो इसमें से निकल के झड़ जाएगा। तब तक हम लगा लेंगे आटा। तो आटा मैंने छान लिया था, आटे में मैंने नमक वगैरह मिला देना है। नमक मिलाकर पानी में तैयार कर लेती हूँ साथ के साथ ही, बार-बार मुझे नहीं जाना पड़ेगा। गिलास से लेते हैं ना तो फिर वो चरी में वापस हाथ डुबोते हैं, और घर में अगर किसी का व्रत होता है तो अन्न के हाथ लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इस पानी को एक जगह इकट्ठा करके भगोनी में ही ले लेती हूँ जिससे मुझे आटा लगाना होता है। तो इस तरीके से मैं आटा लगा लेती हूँ, और ये पानी बचता है तो उसको सब्जी वगैरह बनाने में या किसी ज़रूरी काम में या पीने में काम में ले लेती हूँ। और जयदेव को देखो मुझ पे कितना लाड आ रहा है भाई, मुझे कितना सारे किस कर रहा है ये प्यार से कि मम्मी आप मेरा फेवरेट पराठा बना रहे हो। लेकिन सही बता रही हूँ, ये पराठा बिल्कुल नहीं खाने वाला है, मुझे पता था इसके डोल। आज इसकी तबीयत ना थोड़ी सुस्त थी, इसकी आंखों से ही लग रहा था। एक माँ को ना अपने बच्चों की आंखें देखकर ही महसूस हो जाता है कि इसकी तबीयत आज कैसी है। तो बस वही मुझे लग रहा था। उसके बाद में ये आटा मैंने इस तरीके से लगाया है, ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाया और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं लगाया, लेकिन लूज़ लगाया है आटा, लगभग लूज़ ही लगाया है। और ज़्यादा ढीला भी मैं लगाती हूँ वैसे तो आलू के पराठे में, लेकिन वो जब लगाती हूँ स्पेशली जब मुझे क्या है कि प्रॉपर वो जो आलू का मसाला मैं रेडी करती हूँ ना कढ़ाई के अंदर, उस समय मैं इस तरीके से आटा लगाती हूँ। तब मुझे बहुत वो वाले पराठे ना अलग ही लेवल के बनते हैं भाई, वो इतने सिंपल रेसिपी है उनको बनाने की, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आज वाले पराठों की रेसिपी थोड़ी सी देसी अंदाज में होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपन ने, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आलू उबाले। आलू उबालने के बाद में उनको ठंडा होने पे छिल लिया, आटा लगा लिया, और अब इनमें बेसिक से मसाले ऐड कर दूँगी मैं। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, आप चाहो तो बहुत भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं की है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप भी हल्दी ऐड करते हो इस तरीके से अगर कच्चे मसाले से पराठे बनाते हो तो। आलू ठंडे हो चुके थे, तो मैंने इनको अच्छे से फोड़ लिया, और आलू इतने आराम से ठंडे इसलिए हो गए क्योंकि बीच में आ गया था गन्ने के जूस वाला घर पर। तो मैंने उससे गन्ने का जूस बनवाया और हम सब ने एक-एक गिलास गन्ने का जूस पिया। अच्छा लगता है ना ताज़ा जूस वाला जब घर पे आ जाता है, ताज़ा जूस बनाकर देते हैं वो भैया, और आप मानोगे नहीं पानी अगर हम उसमें बर्फ़ नहीं डलवाते हैं तब भी वो वही पैसा लेते हैं। तो हमने बिल्कुल बिना बर्फ़ का उनसे जूस बनवाया था। अमन जी भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो उन्होंने ऑफ़िस पे लेके गए थे गन्ने का जूस पैक करवा कर। गन्ने का जूस किस-किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। बेसिक मसालों में मैंने क्या-क्या ऐड किया है चलिए आपको भी बता देती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है नमक, मिर्ची और साबुत धनिया, उसको थोड़ा-सा अच्छे से कूट लिया था मैंने अमामदस्ते में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। हाथ से क्रश करने पे क्या है ज़्यादा मोटा रह जाता है, तो मैंने इसको कूटा था कि थोड़ा और पतला हो जाए, हाथ से क्रश करने से ज़्यादा पतला हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसमें धनिया ऐड करा, बस ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है, बस यही चीज़ ऐड करी है, और भुना हुआ जीरा था ना उसको कूट के वो ऐड किया था। बहुत बढ़िया बनता है इस तरीके से मसाला, एकदम सिंपल मसाले का पराठा ना ज़्यादा बढ़िया लगता है, और इस तरीके से अगर मसाला बनाते हैं ना तो पराठे भी थोड़े देसी अंदाज में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने मेरी गौरी मैया के लिए बनाई, और गौरी के लिए ना हम रोज़ाना रोटी बनाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि झूमा के लिए भी बनाया करो, और मैं बता देती हूँ आपको, मैं झूमा के लिए भी रोटी बनाती हूँ। हमेशा बनाते हैं हम लोग झूमा को, गौरी को। जैसे कि अभी पराठा बनेगा ना तो इसमें से झूमा के लिए पराठा ज़रूर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम रोटी हम गौरी के लिए ही बनाते हैं। ये तो मैं खुद हमारे घर में बचपन से देखती आ रही हूँ, और पराठे मैं सेकूँगी देसी घी के अंदर। ये देखो गौरी की रोटी बनाई मैंने बढ़िया तरीके से, उसके बाद में मैंने पराठा गैस पे चला दिया। सबसे पहला पराठा मैं दूँगी भाभू को, क्योंकि हमारे घर में सबसे प्यारी और सबसे सबसे बूढ़ी भाभू है, तो पहले उन्हीं को ही खाना परोसती हूँ मैं अधिकतर। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाभू अलग क्यों रहती है, अकेली क्यों रहती है? अकेली नहीं रहती है भाभू, अपनी फैमिली के साथ रहती है। भाभू के और भी बेटे हैं, तो भाभू का जिसके साथ मन होता है ना भाभू वहीं चली जाती है रहने के लिए। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत किया करो। कभी भी हम लोगों ने कभी भाभू को अकेला वैसे तो छोड़ा ही नहीं है, लेकिन वो ये भाभू की चॉइस है, भाभू की चॉइस पे ही चीज़ें मैटर करती है। हम तो यही चाहते हैं भाभू हमारे पास रहे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना कम घी क्यों लगाया है? तो वो ये भाभू का पराठा है ना, तो मैंने इसमें कम घी लगाया है क्योंकि भाभू को खाँसी ज़्यादा हो जाती है थोड़ा-सा भी घी खाने से। और पराठे आप देख सकते हो उस तरीके से फटे-फटे से बने हैं, लेकिन लगते बड़े टेस्टी हैं ये वाले पराठे। जयदेव को तो बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन उसको मुझे लगता है खाने से ज़्यादा ना आटे को छेड़ने में एक्साइटमेंट था। और आप देख सकते हो आटे का हाल उसने क्या ही कर दिया था। उसके ऊपर बेलन चला-चला के, उसके ऊपर जो ओखली का जो मूसल होता है ना छोटा वाला, वो मार-मार के उसने पूरे आटे को फैला दिया था अच्छे तरीके से। फिर मैंने बनाया जयदेव के लिए पराठा,
जयदेव का फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया और जयदेव ने ज़्यादा नहीं खाया था, लेकिन आधे से कम पराठा उसने खाया था। आज उसकी भी तबीयत थोड़ी नरम लगी, अमन जी की भी तबीयत आज थोड़ी-सी नरम थी और ये सब देखकर ना मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ना होता है ना कि फैमिली में पता नहीं सब जब बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब फैमिली में सब ठीक होते हैं ना तो लाइफ ना एकदम अच्छी सुनहरी लगती है, बस वो ही नहीं लग रही इन दिनों। फिर भी हिम्मत हारने की कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही है, हिम्मत बनाए रखी है मैंने, और मैं चाहती हूँ कि भई फैमिली जल्दी से ठीक हो जाए। इसीलिए आपको भी कहती हूँ अपनी फैमिली में सभी का ध्यान रखो, अभी मौसम बहुत चेंज हो रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर वाले इस तरीके से सब बीमार हो जाएँगे कोई ना कोई धीरे-धीरे होके। और भई देसी अंदाज में ना इस तरीके से बनाए हुए पराठे ना बहुत ही अच्छे और टेस्टी भी लगते हैं। हर दम ना अलग-अलग तरह के पराठे अच्छे लगते हैं, मतलब पराठे बनाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। मैं सेम तरीके से नहीं बनाती हूँ, अधिकतर बदल-बदल के ही बनाती हूँ, कभी ऐसे बना लिया, कभी वैसे बना लिया। और इस बार ना मैंने इस तरीके से बनाए, पराठे वाक़ई में बड़े अच्छे बने, और आप देख सकते हो इतने फटे भी नहीं पराठे, ये तो सिकाई में फट रहे हैं तो ये लगते भी बड़े टेस्टी है। इस तरीके के पराठों का टेस्ट भी ना अलग ही लेवल का होता है। और एक-एक करके मैंने सबके लिए पराठे सेकना शुरू कर दिया था। जयदेव भी गरम-गरम खाना खाने बैठ गया और भाभू भी। साथ में सबने ले लिया था दही। हमारे घर में ना केचअप बहुत कम खाते हैं। वैसे जैसे सैंडविच वगैरह बनाए तो हम बड़े-बड़े खा लेते हैं, बच्चों को नहीं देते हम केचअप, और बच्चों को ना हमने आदत भी नहीं डाली शुरू से ही कि इनको इतना ज़्यादा ख़ास पसंद भी नहीं होता केचअप। वरना हम ना छोटे थे ना तब आता था केचअप तो, और हम इतना चाव से इतना केचअप खाते थे ना, सही बता रही हूँ। और अब ना देने में यूँ लगता है कि भई अब वो वाली बातें बिल्कुल भी नहीं रही जैसे पहले थी। और जयदेव को लेके तो क्या शुरू से ही थोड़ा स्ट्रिक्ट हम लोग रहे हैं, क्योंकि जयदेव के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वज़ह से हम इसको अगर इस तरीके से बंद पैकेट फूड हम खिलाएँगे ना उसको, तो क्या है कि वो बीमार भी पड़ सकता है। और ये जयदेव ही नहीं, अपने बच्चों का इस तरीके से हमें ख़्याल भी रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ अपने बच्चों को फ्रूटी, माज़ा ये सब पिलाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड खिलाते हैं, तो वो सही भी नहीं रहता है। पर्सनली बता रही हूँ, जयदेव को शुरू से ही हमने इतना मुँह नहीं लगाया ये सब चीज़ें। अब आप लोग कहोगे आप तो खुद तो खाती हो, तो जयदेव के सामने मैं जल्दी से नहीं खाती हूँ, और अगर उसके सामने खा रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा शेयर तो करना बनता ही है। लेकिन कोशिश करती हूँ मैं भी आपकी जैसे ही कि अवॉइड करूँ, बहुत हद तक अवॉइड करते हैं हम लोग। आप मेरे व्लॉग्स में देखते भी होंगे, हम लोग बाहर का पैकेट फूड बहुत कम खाते हैं। कोशिश करते हैं कि घर का ही बनाकर खाएँ, ज़्यादा बढ़िया रहता है। भाभू ने फाइनली खाना खा लिया और मन को एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिल जाती है जब भाभू खाना खा लेती है, क्योंकि भई ये रहता है ना कि भई अगर इनको समय पे खाना नहीं खिलाया ना तो फिर ये बीमार पड़ जाएँगे। और हमारे ना भाभू की आदत है शुरू से ही कि वो जल्दी ही खाना खाते हैं सुबह। तो सुबह तो इन्होंने दलिया खा लिया था और ये खाना मैं दिन में बना रही। और ये गरमा-गरम पराठे भई लग तो बड़े अच्छे रहे थे, लेकिन मेरे को अभी नसीब नहीं हुए, मेरे को हुए बहुत देर बाद में। फिर मैंने बहुत सारा दही अमन जी के लिए टिफ़िन में पैक किया और साथ में 2 पराठे पैक किए। उसको पैक नहीं करा, मतलब डब्बा जो था टिफ़िन का वो बंद नहीं करा, क्योंकि इसमें क्या है पसीना आ जाता, फिर वो पराठे अच्छे भी नहीं लगते हैं। फ़ॉइल पेपर मैंने नहीं लगाया, फ़ॉइल पेपर या फिर बटर पेपर कुछ नहीं लगाया मैंने आज। फिर मैंने किचन की स्लैब की साफ-सफाई करी, किचन की स्लैब बहुत अच्छी खासी फैल गई थी, पराठे बनाने के प्रोसेस से लेकर अब तक, बनाने तक। तो मैंने किचन की स्लैब को बड़े तरीके से साफ किया, और किचन का ये सारा काम निपटाने के बाद में बर्तनों को छोड़कर मैं आ गई वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि मुझे लगाने थे कपड़े धोने के लिए मशीन, और भाई ये काम भी ज़रूरी था। अमन जी ने इसमें पानी डाल दिया था तो मैंने इसमें सर्फ़ डाला और सारे गंदे कपड़े मिलाकर एक सिंगल राउंड आज लगा है, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो इस तरीके से मैंने कपड़ों की मशीन लगाकर सबसे पहले मैंने बर्तन माँज कर बर्तन धोए। जब तक 15 मिनट के अंदर वो काम होगा तो 15 से 20 मिनट में बर्तन धुल जाएँगे। और बर्तन भी आप देख सकते हो आज तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। बर्तनों को माँजने के बाद में किचन का काम फाइनली समिट गया था। उसके बाद में मैंने पूरे घर में वापस से झाड़ू लगाई, और सही में शाम को ना काम इतना फैल जाता है ना कि घर थोड़ा गंदा हो ही जाता है, और एक बार झाड़ू लगाना तो बनता ही है। फिर मैंने सारे पूरे घर में झाड़ू लगाकर और सारे कपड़े अच्छे से खंगोल कर उनको ड्रायर किया, और ड्राई करके उनको सुखाया स्टैंड के ऊपर। और मैं कपड़े ना इसी तरीके से खंगोलती हूँ, पानी बदल-बदल कर। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, और हमारे घर में आपको पता है ना एक बाथरूम में नल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो दूसरे वाले बाथरूम में लेके जाना होता है, वहाँ खंगोलना होता है, फिर वापस से लाओ, फिर ड्राई करो, फिर सुखाओ, तो बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। अब आज मैं ना फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखने जाऊँगी, और मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ है आज कि मुझे कौन से कंपनी की वॉशिंग मशीन लेनी है। एक्चुअली आप सबसे मैंने पूछा था तो आप सबने अपनी बहुत सारी राय दी थी वॉशिंग मशीन्स की, दीदी ये वाली कंपनी की लो, ये वाली कंपनी की लो। तो उस सब को देखकर ही मैंने एक फाइनली माइंड सेट किया है कि मुझे कौन से कंपनी की वॉशिंग मशीन लेनी है। मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन लेकर आ रही हूँ, लेकिन उस दिन करूँगी जब मैं लेकर आ जाऊँगी। आज तो सिर्फ देखने ही जाएँगे अगर समय मिला तो। फिर मैंने जूते जो कल धोए थे ना वो सब सूख चुके थे बढ़िया।
अभी गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है ना कि अच्छे खासे जूते जो सूख जाते हैं, मोटे-मोटे जो जूते होते हैं ना, वो भी बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं, अंदर से जिनका फ़ॉर्म थोड़ा मोटा होता है। वो सारे मैंने स्टैंड में जमाए और जूतों की रैक को बड़े तरीके से जमाने के बाद में हाथ-वाथ धो के खाना खाने बैठी। और आज बहुत दिनों बाद में मैंने एक पूरा पराठा खाया और अच्छा खासा दही खाया। और खाने के बाद में खाने को पचाना भी तो ज़रूरी है ना, गौरी के पास आई, थोड़ा बहुत काम निपटाया यहाँ का और उसके बाद में मैंने दूध निकाला। और सही में कचरे वाली गाड़ी आ गई थी। आज कचरे वाली गाड़ी इतनी लेट आई है शाम को। पहले तो मैंने 2 बाल्टी भर के कचरा डाला सारा, क्योंकि कचरा भी अच्छा खासा इकट्ठा हो रखा था। फिर मैंने गौरी का दूध निकाला और गौरी का दूध निकालना भी ना एक अलग ही लेवल की संतुष्टि देता है मन के अंदर। गौरी की सेवा करना, गौरी के पास बैठना मुझे बड़ा पसंद है। उसके बाद मैं ऊपर आई तो भाभू ने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए साईं बाबा का सीरियल चला के दो। तो उनके लिए मैंने लैपटॉप में साईं बाबा का सीरियल चला के दिया। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वाईफ़ाई लगवाया है। ज़्यादा दिन नहीं हुए, 8-10 दिन हो गए होंगे। तो अमन जी ने वाईफ़ाई लगवा दिया है घर में, तो हम आराम से लैपटॉप में कनेक्ट करके नेट को और भाभू को आराम से मैं सीरियल दिखा सकती हूँ, क्योंकि भाभू क्या दिन भर बोर हो जाती है। अब बुजुर्ग लोग हैं, कितना सोएँगे दिन भर? तो वही बात है, इसलिए मैंने भाभू के लिए बढ़िया सीरियल चला के दे दिया। भाभू को अच्छा भी लगा देख कर और भाभू का मन भी लग गया। इतने में हमारे घर का गेट खुला हुआ था, बालकनी का, बंदर अंदर आ गए। वो चावलों की थैली थी, वो लेके चले गए और लेने के साथ-साथ ना वो थैली खुली हुई थी, तो वो पूरी की पूरी हॉल में इस तरीके से फैल गई। देखो उन्होंने कितना फैलावड़ा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ चावल की थैली ही हाथ लगी, वरना और भी काम वो अच्छा खासा फैला सकते थे। और अभी बालकनी में देख सकते हो आप बंदरों ने क्या हुड़दंग मचा रखा है। फिर कुछ नहीं हुआ, बंदरों को देखने के बाद में उनको मैंने थोड़ा-सा भगाने की कोशिश करी कि तुम वापस जाओ, हमें गेट खोलना है हमारा। लेकिन वो नहीं गए, तब तक हमने गेट बंद रखा और उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने चावलों को एक जगह इकट्ठा करा और उसको सारे चावलों को एक पोटली में अच्छे से बांध के रख लिया। अभी हम गाय-वाय को दे देंगे, थोड़ा-सा इसको उबाल के रा बाट-वाट में डालकर दे देंगे। कोई नुकसान नहीं करेगा फिर गौरी को। और सारे चावलों को मैं इस एक चेक्स का जो कपड़ा है ना, रुमाल जो रसोई का कपड़ा होता है, उसमें डाल लिया मैंने। अब इसको थैली में नहीं डाला, इसमें रख लिया, बाट में डाल देंगे तो वो पक जाएगा और कच्चा चावल नहीं रहेगा। जयदेव सो गया था, तो जयदेव को भी मैंने जगाया ना, तो वो थोड़ा हँस भी रहा था, थोड़ा सुस्त भी था। तो थोड़ा मन विचलित हो जाता है जयदेव को लेके, क्योंकि ये बीमार पड़ जाता है बहुत जल्दी। भई अभी मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। फिर मैं सारा घर का काम निपटाने के बाद शाम को आई वॉशिंग मशीन के स्टोर पर। यहाँ पर हम लोगों ने एक वॉशिंग मशीन देखी है, जो कि हमें थोड़ी पसंद भी आई है। मैं आपके साथ में प्रॉपर शेयर करूँगी कि मैं कौन-सी कंपनी की ले रही हूँ। लेकिन अभी मैंने प्रॉपर जिस कंपनी की मेरे को लेनी है ना, प्रॉपर मैं वहीं नहीं आई हूँ, और भी 2-3 जगह गई हूँ। और वॉशिंग मशीन देखने के बाद में मैंने अपना माइंडसेट फाइनली बना लिया है कि मुझे कौन-सी कंपनी की वॉशिंग मशीन लेनी है। फिर मैं आ गई यहाँ पर इन भैया की शॉप पर। ये भैया ना बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बेचते हैं और मैंने इनसे पहले भी लिए हैं बर्तन। तो ये बहुत अच्छे हैं, इनकी प्राइसेस भी दुकान की बहुत अच्छी है, मतलब सही रेट लगाते हैं ये और बहुत ही रीज़नेबल दामों में ये बेचते हैं। ये जो आस-पास की और दुकानें दिख रही हैं ना, इनसे बहुत रीज़नेबल दामों में ये बर्तन बेचते हैं। अगर आप भी जयपुर से हो ना, तो सोडाला में इनसे ये बर्तन ज़रूर खरीदना। ये सोडाला जो बत्ती है ना, जो सोडाला में ज़ूडियो है, ज़ूडियो के सामने की तरफ ये लगाते हैं और इन भैया का फेस आप देख लो, ये मिल जाएँगे आपको शॉप पर। ये शॉप ना लास्ट की सेकंड शॉप है और आप इनकी शॉप पर ज़रूर विज़िट करना अगर आपको मिट्टी के अच्छे-अच्छे बर्तन चाहिए तो, यूनिक-यूनिक बर्तन। और प्राइसेज़ की बात की जाए ना, तो बहुत सही रेट इन्होंने लगाई हमारे लिए। मुझे बहुत सही लगा, इनसे मैं पहले भी लेके गई हूँ बहुत सारा सामान, तो आप लोग इनकी शॉप पर ज़रूर विज़िट करना। मटका चाहिए या और कोई सामान चाहिए ना आपको मिट्टी से रिगार्डिंग, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इनके पास है और बहुत यूनिक-यूनिक। तो आप इनके यहाँ से खरीद सकते हो। इस तरीके से देखो, मैंने लोकेशन आपके साथ शेयर की है, सोडाला में ही है शॉप। तो अगर आप जयपुर से हो तो इन भैया के पास से मिट्टी के बर्तन खरीदना ज़रूर। और अगर आपको कोई मिट्टी के बर्तन चाहिए हो तो इन्हीं से ही खरीदना भाई, बहुत सही रेटों में बेचते हैं ये, मुँह नहीं फाड़ते उन लोगों की जैसे। मैंने इनको पैसे दिए और मैंने इनसे बहुत सारा सामान लिया है। आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी मिट्टी के बर्तनों में बनाकर। तो सोचा कि खरीद लेती हूँ और मैंने ना ऑफ़िस के लिए, घर के लिए मटकियाँ वगैरह भी ली है। इन्होंने हमें ना सर्दियों में बनी हुई मटकियाँ दी है, जो कि बहुत ठंडी रहेगी। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, भैया ने हमें दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस बता के अच्छा आइटम दिया है। तो मैं तो इन भैया को बहुत ईमानदार समझती हूँ, बहुत ईमानदार है ये भैया और ईमानदारी से ही अगर दुकान चलाएँगे तो अच्छी चलेगी। तो आप भी सोडाला से खरीद लेना। मैं आपके साथ में इन बर्तनों का एक्चुअल रिव्यू का यूज़ करके बताऊँगी। आप उसके बाद में और संतुष्ट हो जाएँगे, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा रिव्यू रहता है इनका। तो आज का ये लॉन्ग व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।